अध्याय 82। नादिया ने अपने राक्षस का खुलासा किया। एक अन्य लड़की ने जोर से सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसका एस्पेरा स्तर हमारे लिए समझने के लिए बहुत अधिक है? क्या इसीलिए हम कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं? रुको, ये तर्कसंगत लगता है। एक अन्य बच्चे ने भी विचारमग्न दृष्टि से देखा। सबसे पहले, क्या ये कोई और नहीं था जिसने कहा था कि यंग मास्टर ओलिवर जन्म से ही अपनी अक्षम प्रतिभा के कारण अलग थलग था? आप सही कह रहे हैं, लेकिन वह आदमी कहाँ है? मुझे लगता है कि मैंने उसे शुरुआत में ही बाहर होते देखा था जब वह बड़े परिचित पर चढ़ने में असमर्थ था। भाड़ में जाओ, उस कमीने ने हमें धोखा देने की हिम्मत की। किसी ने क्रोध किया। वास्तव में हम यहाँ मूर्ख हैं। मुख्य वंश के किसी व्यक्ति में प्रतिभा की कमी कैसे हो सकती है? उनका खून दिव्य है। मुझे शर्म आती है कि मैंने ऐसा सोचा। ये सोचकर कि मैंने अपने ज्ञान की कमी के कारण मुख्य उत्तराधिकारियों में से एक का अनादर करने का साहस किया। मेरे पिता को पता चला तो वे मुझे पीटेंगे, एक लड़के ने डरते हुए कहा। ये सुनकर कई अन्य लोगों के चेहरे चिंतित हो गए, विशेषकर वे जिन्होंने शुरू से ही खुले तौर पर उनके बारे में बुरा कहा था। उन्होंने एक मुख्य उत्तराधिकारी का ये सोचकर अपमान किया कि वह प्रतिभाहीन और कमजोर था, सिर्फ इसलिए कि किसी ने ऐसा कहा था, और अब उन्होंने उसके इस दृश्य को लापरवाही से एक छोटे स्तर के राक्षस का प्रदर्शन करते हुए देखा। वे जंगल में भी रहे थे, और राक्षसों का शिकार करना आसान नहीं था। छोटे स्तर के लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि कमजोर लोग भी बहुत परेशान करने वाले और क्रूर थे। अकेले उनका सामना करना बेहद तनावपूर्ण था। वे केवल कल्पना ही कर सकते थे कि एक मामूली स्तर का दानव कितना कठोर था। उस राक्षस को मारने और उसे सील करने में सक्षम होना, वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। जहाँ तक धोखा देने की बात है, उन्हें ऐसा ख्याल भी नहीं आया। पूरे आयोजन की निगरानी कबीले के बुजुर्गों द्वारा की जा रही थी, जो निष्पक्ष थे। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का परिणाम तुरंत अयोग्यता और सजा होगी। उनके माता पिता ने उन्हें मुख्य उत्तराधिकारियों के साथ सर्वोत्तम संभव संबंध बनाए रखने के लिए बार बार सूचित किया था। उन्होंने उन्हें विशेष रूप से एक बात बताई थी, यदि आप एक अच्छा संबंध बनाए नहीं रख सकते, तो चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बुरे पक्ष में मत जाए। जिन लोगों ने पहले उस पर तंज कसा था, वे मन ही मन खुद को अत्यधिक बातूनी होने के लिए कोस रहे थे। उन्होंने तीसरे भाई बहनों की जोड़ी को प्रभावित करने और उनका पक्ष लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इसके बजाय वे वास्तव में ऐसे राक्षस को अपमानित करेंगे। वे अभी भी भाई बहनों की तीसरी जोड़ी को लूट सकते हैं और कुछ जमीन पाने के लिए उनके अधीन हो सकते हैं, लेकिन वे कहाँ थे? रुको, उन्हें भाई बहन की जोड़ी कहीं नहीं मिली। आदरणीय बुजुर्ग, ओह, तीसरे युवा मास्टर और युवा मिस कहाँ हैं? एक आदमी पूछने से खुद को नहीं रोक सका। वह उन लोगों में से एक था जिसने काफी सक्रिय रूप से ओलिवर को डांटा था, इसलिए वह दूसरों की तुलना में अधिक चिंतित था। उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बुजुर्ग ने बच्चे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मानो उनके दिमाग पर वज्रपात हो गया हो। वे सभी भ्रम और चिंता के साथ बुजुर्ग की ओर देखने लगे। अयोग्य घोषित? क्या हुआ? क्या उन्होंने धोखा दिया? बुजुर्ग की बात सुनकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। बड़े ने आगे कुछ नहीं बताया और बस बच्चों के इस कष्टप्रद झुंड से दूर चला गया। बुरा नहीं है, युवा मास्टर, न्यायाधीशों में से एक ने आंखों में एक विशेष भाव के साथ टिप्पणी की। वह और पूछना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सका। ओलिवर के पास अभी भी मुख्य उत्तराधिकारियों में से एक होने का दर्जा था, इसलिए वह लापरवाही से उससे उसके रहस्यों के बारे में नहीं पूछ सकता था, खासकर तब जब वह ओलिवर के गुट से संबंधित भी नहीं था। मुख्य न्यायाधीश आगे की ओर झुक गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह एक दुर्लभ खोज है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज चिंतन और शांति दोनों से भरी हुई थी। आपने इस राक्षस को कहाँ से पकड़ा? ओलिवर, जंगल में। ओलिवर ने लापरवाही से उत्तर दिया, जिससे न्यायाधीश अवाक रह गए। दोबारा सोचने पर उन सभी को लगा कि ओलिवर वास्तव में गलत नहीं था, तो उन्हें बुरा क्यों लगा? न्यायाधीशों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, उनके भाव अपठनीय थे।
बाद में उन्होंने उसे वापस भेज दिया और बाकी प्रतिभागियों को बाहर बुला लिया। ये लगभग अंत था और अब नादिया की बारी थी। उसे बुलाया गया और शोर मचाने वाली भीड़ तुरंत शांत हो गई। हवा अप्रत्याशित प्रत्याशा से भरी हुई थी। हर किसी की आंखों में उत्सुकता का भाव था जब उन्होंने उसे वेदी तक पहुंचते और अपना ताबीज उस पर रखते हुए देखा। वह कबीले की भावी कुलमाता बनने के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार थी। भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसका मातहत बनकर उसके गुट में शामिल नहीं होना चाहता हो। लेकिन निश्चित रूप से वे सभी जानते थे कि केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को ही उसकी सेवा करने का मौका मिलेगा। वे सभी देखना चाहते थे कि उसने किस प्रकार के राक्षस को पकड़ लिया है। ये पहली बार सार्वजनिक रूप से उनकी ताकत का प्रदर्शन होगा। नादिया की आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसका चेहरा भावहीन था और दुनिया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ताबीज पर रोशनी चमकी और एक राक्षस वेदी से बाहर निकला। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, राक्षस ने फुफकार मारी। उसकी आवाज खामोश परिवेश में गूंज उठी। फुफकार। दर्शक स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। राक्षस जीवित था, फिर वह इसे सील करने में कैसे कामयाब रही? यहाँ तक कि न्यायाधीशों की नज़र भी राक्षस को देखकर दिलचस्पी से भर गई। गैर जिम्मेदार राक्षसों की तुलना में वज्र युक्त राक्षस से लड़ना निश्चित रूप से कठिन था, और अपने स्तर पर किसी को जिंदा सील करना, इस कार्य को पूरा करना लगभग असंभव था। वे नादिया के प्रति सम्मान की भावना रखे बिना नहीं रह सके। वह वास्तव में मुख्य वंश में सबसे प्रतिभाशाली थी। रैंक एक ओझा भी नहीं और फिर भी एक छोटे स्तर के राक्षस को जिंदा सील करने में सक्षम। वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। भीड़ की प्रतिक्रिया से अराजकता फैल गई। न्यायाधीशों ने नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया। अंत में मुख्य न्यायाधीश ने चुप्पी के लिए अपना हाथ उठाया। यह अप्रत्याशित है, उन्होंने नादिया को जिज्ञासा और रुचि के मिश्रण से देखते हुए कहा। एक दुर्लभ खोज, जैसा कि मिस नादिया से अपेक्षित था। एक जज ने उसे बधाई देते हुए हल्की ताली बजाई। भीड़ ईर्ष्यालु हुए बिना नहीं रह सकी। जब उनकी बारी आई तो जजों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब वे उसे बधाई देने और उसके लिए ताली बजाने की हद तक जा रहे थे। कहानी खत्म। अलविदा।